अपने अंतिम समास पढ़ रहे हैं आज, तत्पुरुष समास। 5 समास हम पहले पढ़ चुके हैं, सरल से कठिन की ओर पढ़ते हुए हम अब लास्ट में थोड़ा सा टफ होता है, इसको अब लास्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। तत् उसके और पुरुष यानी कि पुरुष के समान, यहाँ पुरुष से मतलब कथन से एक तरफ से। तो यहाँ देखो आप, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, वह समास जिसमें कौन सा पद प्रधान होता है। ये एक पहचान तो ये है जो नॉर्मली हमने पढ़ रखी है। 3 समास है जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो ये तो कॉमन हो गई तीनों के लिए, लेकिन इसकी एक पहचान दूसरी है कि तथा कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा अन्य सभी कारकों का, बाकी जितने भी कारक हैं उनके कारक चिन्हों का इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। वहां भी कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो कर्ता कारक हमने ये टेबल बनाई है, देखो आप, कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने। कौन सा कारक चिन्ह है, तो इसको छोड़ दो आप, कर्ता कारक को छोड़ना है। और संबोधन कारक यानी कि कर्ता और संबोधन, इन दोनों के अलावा आप कितने बचे बीच में, 6 बचे ना। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यानी कि इसमें क्या होता है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा, इन दोनों के अलावा जितने भी 6 कारक बचते हैं, इनके कारक चिन्हों, ये है इनके कारक चिन्ह, इनके कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। वहां भी कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास जैसे मान लीजिए आपको एक कर्म का उदाहरण है और को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो उस समास का नाम क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। मान लो करण से के द्वारा का लोप हो रहा है, तो वो समास कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हमें समास के ये भेद समझने से पहले हमें याद होना चाहिए कि इनके कारक चिन्ह क्या है। कर्ता ने, इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, लेकिन अपने को याद है। तो कर्म कर्म का क्या है, विभक्ति या समास कारक चिन्ह को। करण से के द्वारा, अब ये जो से यहां पर भी है, से यहां पर भी है, यहां ये अलग होने के अर्थ में आएगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, लेकिन यहां पर साधन के रूप में आएगा। यहां किसके रूप में आएगा, ये साधन के रूप में। और के द्वारा संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए, यानी कि दूसरों के लिए कोई काम हो, संप्रदान, यहां पर के लिए कारक चिन्ह आएगा। अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध बताए किसी का, का, के, की, ऐसे चिन्हों का जहां लोप होगा वहां अपने संबंध तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण में पर, स्थान का बहुत बोध होता है इसमें, में या पर, यानी कि अंदर या भीतर या ऊपर छत पर अपन कर सकते हैं, तो यहां पर होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये भेद हम पढ़ने वाले हैं अब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये तो है नहीं, कर्म तत्पुरुष समास। ये कर्म तत्पुरुष समास है, यानी कि तत्पुरुष समास में हमने कारकों के हिसाब से इनका विभाजन किया। भाई 6 कारक चिन्हों का लोप होगा, वहां कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब कर्म कारक चिन्ह है को, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास में किसका लोप होगा, को का, को कारक चिन्ह का लोप होगा इसमें। इसके कुछ उदाहरण देखिए आप, यानी कि इसमें यही याद रखना आपको कि जहां पर वह समास जिसमें को कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो, वो कर्म तत्पुरुष समास होता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, पहला है ग्रामगत, तो इसका समास विग्रह होगा ग्राम को गत। अब गत से क्या मतलब है, जाना। ग्राम से क्या मतलब है, गांव। तो गांव को गया हुआ, यानी कि जो गांव को जा रहा है उसे क्या कहेंगे, ग्रामगत, यानी कि गांव को गत, यानी कि ग्राम को गत। तो यहां पर एक को देखो आप, ग्रामगत वैसा का वैसा ही है, बीच में को का लोप करके क्या समासिक पद बना, ग्रामगत। तो किसका लोप हुआ, को का। तो कौन सा तत्पुरुष समास है ग्रामगत में, वो पूछेगा ग्रामगत में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास। या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ग्रामगत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखो आप, मरणासन, समझ लो इनको ध्यान से। मरण को आसन, और आसन का अर्थ होता है समीप, यानी कि जो व्यक्ति मरने के समीप हो, मृत्यु होने वाली हो, अपन कहते हैं मरणासन स्थिति है उसकी। तो
कि वो तो अब मरने वाला है, मृत्यु के निकट है, मृत्यु के समीप है। तो मरण को आसन यानी कि मरने को आसन यानी कि उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है, समीप आ चुकी है। तो यहां पर भी किस कारक चिन्ह का लोप हुआ? को का। फिर देखो आप गगन स्पर्शी, गगन को स्पर्श करने वाला, गगन को स्पर्श करने वाला, तो यहां पर भी किस कारक चिन्ह का लोप होगा? को का। यानी कि गगन यानी कि आकाश, स्पर्श यानी कि छूना, कि जो गगन को स्पर्श कर ले, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे अपन? गगन स्पर्शी, गगन को स्पर्श करने वाला। तो यहां पर भी किस कारक चिन्ह का लोप हुआ? को का। डायरेक्ट इससे क्या शब्द बन गया? गगन स्पर्शी। इन पे ध्यान न दें आप, इसका जो अर्थ बनेगा ना वो अर्थ अपने को बनाना है। ऐसे नहीं कि गगन को स्पर्शी करके छोड़ दें, गगन को स्पर्श करने वाला। यहां देखो आप पक्षधर, पक्षधर का होता है पक्ष को धारण करने वाला। वेरी गुड, पक्ष को धारण करने वाला। तो यहां पर भी किस समास का कारक चिन्ह का लोप हुआ? को का। तो यहां पर भी कर्म है जेब कट। अब जेब को कट थोड़ी कहेंगे अपन, जेब को काटने वाला, जेब को कतरने वाला। तो यहां पर आ जाएगा जेब को, लिखते जाए इनको, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। अगला देखिए आप, जेब कट के बाद में आता है विरोधजनक। इसको देखो अब, विरोध को जन्म देने वाला, शाबाश, विरोध को जन्म देने वाला। इसमें भी को कारक चिन्ह का लोप हो गया, इसमें भी को का लोप हो गया। विदेश गमन, विदेश को गमन, विदेश को गमन। बस इन सब उदाहरणों में आपको को लगाना है बीच में, जिसमें आपके विग्रह हो जाएगा। देखो आप शरणागत, शरण, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कहते हैं शरण में आगत। भाई शरण में आया हुआ तो अपन शरण में आगत कर सकते हैं इसका। शरण में आगत बिल्कुल गलत है, शरण को आगत, शरण के लिए आया ना तो शरण को आगत, शरण को आगत। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़। आगे देखो चिड़ी मार का क्या होगा? चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला। थोड़ा जो अर्थ निकलता है वो अर्थ अपने को खुद को भी बनाना पड़ेगा। चिड़िया को मारने वाला। ये देखिए अपन ने पहला समास पढ़ा तत्पुरुष का, कर्म तत्पुरुष। देखिए अब एक बार और समझ लो इन सभी उदाहरणों को फटाफट। कर्म तत्पुरुष समास, जहां पर को कारक चिन्ह का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण लिए हमने ग्रामगत, तो ग्राम को गत। मरणासन, मरण को आसन, आसन यानी कि समीप, जो मृत्यु के निकट हो। गगन स्पर्शी, गगन को स्पर्श करने वाला। पक्षधर, पक्ष को धारण करने वाला। ठीक है। जेब कट, जेब को काटने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। विदेश गमन, विदेश को गमन यानी कि जो व्यक्ति विदेश को जाए उसे कहेंगे विदेश गमन हो गया, उसको विदेश चला गया। शरणागत, शरण को आया हुआ, इसमें ध्यान रखना मैं मत कर देना, मैं बिल्कुल गलत है। शरण में आया हुआ नहीं होता, शरण को आया हुआ होता है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को या चिड़ी को मारने वाला। सब में किस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक है। अब अगला लिखें, नंबर 2 है अपने करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब एक तरह से साधन ही होता है। तो यहां देखें आप कि वह समास जिसमें से अथवा के द्वारा, से अथवा के द्वारा कारक चिन्हों का क्या हो जाए? लोप हो जाए। तो वहां पर कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। यानी कि वह समास जिसमें से अथवा के द्वारा कारक चिन्हों का लोप हो जाए वहां पर करण तत्पुरुष समास होगा। और यहां पर जो से है इसका प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? साधन के रूप में किया जाता है। अगर मान लीजिए अलग होने के रूप में किया जाएगा तो वहां तो कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहां पर इस से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखिए। दूरागत, दूरागत का अगर समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? दूर से
आगत, शाबाश, दूर से आगत, यानी कि दूर से जो व्यक्ति आया उसे कहेंगे दूरागत, दूर से आगत, दूर से आया हुआ। देखो आप साथ के साथ लिखते जाना, सुधातुर, सुधा से आतुर। अब देखिए आप इसको समझना, सुधा का अर्थ होता है भूख, कोष्ठक में लिख लो इसके पास ही कहीं भी, सुधा का मतलब क्या होता है भूख, आतुर का मतलब होता है बेचैन, आतुर का मतलब क्या होता है बेचैन। अब जो भूख से बेचैन हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, सुधातुर, सुधा का मतलब भूख होता है, तो सुधातुर, सुधा से आतुर यानी कि भूख से बेचैन, ये कोष्ठक में लिख लेना आप, भूख है ना। आगे देखो, बाणाहत, बाण से आहत, बाण से आहत, आहत का मतलब चोट पहुंचाना, और किससे, अब ये साधन हो गया ना भाई, से का काम क्या क्या कर रहा है, बाण क्या साधन है एक, आहत चोट पहुंचाने का, तो साधन के रूप में काम कर रहा है ये से, तो बाण से आहत यानी कि चोट पहुंचाना। यहां देखो, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शाबाश, अब ये सब साधन के रूप में काम आ रहा है। तो अकाल से पीड़ित, अकाल से कोई पीड़ित व्यक्ति उसे कहते हैं अपन अकाल पीड़ित। तमसावृत, तमस से आवृत। अब देखो ध्यान से देखो इसको, तमस क्या होता है, तमस का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा, क्या होता है अंधेरा, और आवृत यानी कि ढका हुआ, आवृत यानी ढका हुआ, तो तमस से आवृत, तो ये अर्थ लिख लिया करो आप, तमस से आवृत यानी कि अंधकार से कोई ढका हुआ हो उसे कहेंगे अपन तमसावृत, तमस से आवृत। आगे देखो आप, मद मत, मद से मत, यहां ध्यान रखना, मद में मत मत कर देना, मद में मत मत कर देना, में नहीं आएगा, में बिल्कुल गलत होगा। कोई व्यक्ति मद में मत नहीं होता, मद यानी तो होता है नशा, घमंड कर सकते हो, और मत उसमें डूब जाना पूरी तरह से, तो मद से मत, कोई घमंड से मत, उसके अंदर घमंड आ जाए उसे कहेंगे मद से मत, न कि में। आगे देखो, मोहांध, मोह से अंधा, वे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है तीनों। कई लोग इसे क्या करेंगे, मोह में अंधा करेंगे, गलत। व्यक्ति मोह से अंधा होता है, मोह में अंधा नहीं होता। जब उसे मोह आएगा तो उससे ही तो अंधा हुआ ना, वो मोह में थोड़ी हुआ, मोह से अंधा, बहुत इंपॉर्टेंट, में नहीं आएगा, ध्यान रखना से। इधर देखो, मदांध, मद से अंधा, यहां भी देखो आप, किससे अंधा है वो, मद से, मद यानी कि घमंड से, मद में अंधा नहीं होगा, मद से अंधा, तो यहां पर भी में बिल्कुल गलत हो जाएगा, में नहीं आएगा, से आएगा। धर्मांध, धर्म से अंधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म से अंधा। आप कई लोग यहाँ क्या कर देते हैं, धर्म में अंधा कर देते हैं। जब भी तो मैं कह रहा था इसमें विग्रह पूछा जाता है ज्यादातर, क्योंकि विग्रह में कंफ्यूज होता है। मोहांध का देखा, मोह में अंधा, डायरेक्ट वही लगाएंगे अपन, अगर नहीं पढ़ेंगे ढंग से तो सब में गलत है, ध्यान रखना। सब में क्या आएगा, से। भाई धर्म से अंधा होता है व्यक्ति, कोई धर्म का बहुत ज्यादा आचरण करता हो, धर्म के अपने आडंबर करता हो, तो धर्म से अंधा हो रहा है एक तरह से। धर्म में नहीं, धर्म से, मद में नहीं, मद से, मोह से, मोह में नहीं, मोह से अंधा, ध्यान रखना तीनों को, अंधा अंधा अंधा, यहाँ से। आगे देखो, आंखों देखी, आंखों से देखी हुई, आंखों से देखी हुई, कोई बात है मेरी आंखों देखी बात है, मेरी आंखों देखी सामने घटना हुई थी, तो आंखों से देखी हुई, आंखों में नहीं, आंखों से देखी हुई। तो ये देखो आप सब में देखो, से, तो ये सब कौन से हैं, अपने करण तत्पुरुष समास। अब इधर देखिए आप, शोकाकुल, तो यहां क्या हो जाएगा, शोक से आकुल, शोक से आकुल। शोक यानी होता है दुख, आकुल यानी के व्याकुल हो ना, पीड़ित हो ना, तो शोक से कोई आकुल हो, कोई दुखी हो, तो उसे कहेंगे शोकाकुल। यहां देखो आप, वाग युद्ध, अब देखो आप, वाग का हो जाएगा वाक, जब संधि विच्छेद करेंगे तो वाक के द्वारा युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध। अब यहां आप से सोच रहे हैं, से नहीं आएगा, यहां के द्वारा, वाक यानी कि वाणी, वाक यानी वाणी, वाणी के द्वारा जो लड़ाई होती है आपस में, गांव में देखा होगा आपने, लोग लड़े आपस, औरत फलानी डीगड़ी मोगड़ी सारी गाड़ियां काट देते फिर एक गाड़ी से, तो वो बस लड़ेगी ना, वो बस गाड़ियां काटेगी बराबर।
तो वाक के द्वारा जो युद्ध होता है, वाक युद्ध देशों के बीच में भी चलता है, जैसे और भारत पाकिस्तान के बीच में भी चलता रहता है, और भी कई देश हैं, तो वो कहलाता है अपने वाक युद्ध। तो वाक के द्वारा यानी कि वाणी के द्वारा युद्ध जो किया जा रहा है वो वाक युद्ध कहलाएगा। पंत देखो, पंत किसका नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत के द्वारा प्रणीत, पंत के द्वारा प्रणीत, प्रणीत क्या होता है भाई? रचित। प्रणीत का क्या अर्थ होता है? रचित। पंत सुमित्रा नंदन पंत, तो जो पंत जी ने जो रचनाएं रची उनके लिए कह सकते हैं पंत प्रणीत, यानी कि पंत ने उनको रचा है, उनकी रचना की है, तो पंत के द्वारा प्रणीत। दूसरा देखो भड़भुजा, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, ये है भाड़ के द्वारा भूजने वाला। भूजने का मतलब है भुनना। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज अपन सेकते हैं ना, भूनते हैं, तो भाड़ के द्वारा भूजने वाला, जिस चीज को अपन भाड़ या कह सकते हैं कोई रेत में, जैसे मान लो वो मक्की वगैरह सेकते हैं या फिर अपने चने वगैरह से, तो भाड़ में झोंकना होता है एक तरह से। तो भाड़ के द्वारा जिनको भुना जाता है, जिनको सेका जाता है, सेकते नहीं सेकते। और अपने गांव में देखो तो बाड़ एक बाड़ होती है ना, अपन कांटा की या की ठेठ का की, तो मतलब ठेठ का काटे यार उसको बाड़ के द्वारा भूनने वाला, उसको जलाकर भी तो अपन भुट्टे वगैरह सेक लेते हैं। तो एक तरह से बाड़ के द्वारा या फिर अपन उस जो रेत है उसको गर्म करके उसके द्वारा जो चने वगैरह सेकते हैं, भूनना यानी कि सेकना, तो बाड़ के द्वारा भूजने वाला भड़भुजा। ठीक है, आगे देखो रेखांकित, सिंपल है, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, तो के द्वारा आ जाएगा। देखो हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित या लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ या लिखित भी कर सकते हो आप, एक के द्वारा। तो इनमें सब में के द्वारा आ रहा है। ये ऊपर आया था से, तो जहां से और के द्वारा कारक चिन्हों का लोप होता है वहां पर अपने कौन सा समास होता है? करण तत्पुरुष समास होता है। नंबर 3 है संप्रदान तत्पुरुष समास। समास में हम पढ़ रहे हैं तो संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, यानी कि सब में तत्पुरुष तो है लेकिन कहाँ संप्रदान होता है, कहाँ क्या होता है वो पढ़ना है अपने को। इस समास में के लिए कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? अपनी संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए आप, जैसे उदाहरण में विधानसभा, तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा विधान के लिए सभा। अब विधान क्या होता है? कानून बनाना। भाई कानून बनाने के लिए, देश की व्यवस्था चलाने के लिए विधानसभा बैठाई जाती है ना, तो इसलिए विधान के लिए सभा होगी, विधान की सभा नहीं होगी, विधान के लिए सभा, या विधान में सभा भी नहीं होगा, विधान के लिए, कानून के लिए बनाई जा रही है ना, इसलिए उसे कहेंगे विधान के लिए सभा। दूसरा देखो आप यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यानी कि जहां पर यज्ञ हो उस जगह को कहेंगे हम यज्ञशाला। भाई ये यज्ञ के लिए है ये शाला, यहाँ यज्ञ करवाए जाते हैं, यहाँ यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ के लिए शाला। रनिवास, इसका होगा रानियों के लिए आवास। आवास का मतलब स्थान, रानियों के लिए आवास, रानियों के रहने के लिए निवास स्थान, जगह। तो पहले राजाओं में हुआ करते थे रनिवास या हरम कहते हैं इनको, जो उनकी कई सारी रानियां होती थी ना, उनके लिए एक जगह बना देते थे जिसे कहते थे रनिवास। इतिहास की कई आप नाटक वगैरह मूवी वगैरह देखो तो उसमें शब्द आएगा रनिवास या हरम भी बोलते हैं उसे, है ना। तो वही बताइए कि रानियों के लिए आवास। युवाणी, अब युवाओं के लिए वाणी, अब यहां पर कीमत कर देना। कई लोग सोचे भाई युवाओं की वाणी, नहीं, युवाओं के लिए वाणी, युवाणी। जैसे युवाणी एक पहले शायद वो रेडियो में चलता था एक प्रोग्राम, युवाणी आता था, तो वो युवाओं के लिए वाणी थी, युवाओं के लिए उसमें उपदेश संदेश दिए जाते थे, तो युवाओं के लिए वो वाणी, युवाओं की वाणी नहीं। वहां पर बेटा बेटा तो बुजुर्ग भी बोल सकता है रेडियो में, तो बुजुर्ग ही हो गए वो तो वाणी, लेकिन वो किसके लिए बोलता है? युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए वाणी। बलि पशु बहुत खतरनाक शब्द है,
दोनों तरह से आता है ये। अब बलि पशु का तो जाएगा बलि के लिए पशु, है ना। अब इसमें दूसरा भी है, अब इसे उल्टा कर दो, पशु बलि कर दो। जैसे मैं मान लो ये लिख दिया हमने पशु बलि, तो क्या होगा, पशु की बलि हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, किया गया ना। लेकिन मान लो ये बलि पशु लिख दिया तो क्या हो गया, बलि के लिए पशु, तो ये संप्रदान हो गया, दोनों है इसमें। काक बलि, आप काक की बलि करोगे क्या, काक किसे कहते हैं, कौवा। अब काक की बलि आएगा या काक के लिए बलि आएगा, काक के लिए बलि। आप सोच रहे हो भाई काक के लिए कौन सी बलि दी जाती है, काक यानी कौवा होता है, ध्यान रखना, लिख लेना, काक के लिए बलि। अब इसको देखो आप, काक यानी कौवा। अब कौवे के लिए काय की बलि दी जाती है, बताओ। कौवे के लिए भोग निकाला जाता है, कई बार घर में भी निकाला जाता है, हाँ श्राद्ध में भी निकाला जाता है, फिर उसको कौवा खाए तो वो माना जाता है भाई ये अच्छा हुआ। तो काक के लिए जो भोग निकालते हैं वो काक बलि है, कोई किसी को मार के नहीं पटकते, उसके भाई तो खा ले के, काक बलि, काक के लिए बलि, है ना, कौवे के लिए, काक यानी कौवा। रेल भाड़ा, ये तो सिंपल है, रेल के लिए क्या, भाड़ा यानी किराया। संसद भवन, संसद के लिए भवन, बिल्कुल सही है। फिर देखो आप कर्ण फूल, कर्ण यानी कि कान, तो कर्ण के लिए फूल, कर्ण का फूल मत कर देना यहाँ। कई लोग सोचे भाई कान को फूल जमा कर दे हो तो कर्ण फूल कहें, नहीं, इसे हम कहेंगे कर्ण के लिए फूल। भाई कान के लिए है ना तो फूल, कान का फूल नहीं कहेंगे। भाई कान का क्या, कान में थोड़ी उगा आपने, तो कान का फूल थोड़ी कहेंगे अपन, कान में थोड़ी उगाता वो। कर्ण के लिए फूल, जो कर्ण में पहना जाता है ना कान में, भाई फूल तो कई जगह लगाए जाते हैं, तो जो फूल कान में पहना जाए उसे कहेंगे कर्ण फूल, यानी कि कान के लिए फूल। देवालय, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय यानी कि देवताओं का स्थान, रहने का स्थान, जहाँ देवताओं की मूर्तियां वगैरह पर रखते हैं, मंदिर वगैरह, उसे कहेंगे देवालय। जनहित, जन के लिए क्या, हित। अब जनहित में आगे मत करना जन में हित या जन की हित, जन के लिए, जन यानी लोगों या जनता, जनता के हित में काम करें उसे कहेंगे जनहित, यानी कि जनता के लिए या जन के लिए, लोगों के लिए जो काम करे वो कहलाएगा जनहित। इधर देखो विद्यालय, नॉर्मल है तो विद्या के लिए आलय। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, वो दे देगा विद्या का आलय, विद्या का आलय, नहीं, का नहीं होगा भाई, विद्या के लिए है वो आलय। आलय का मतलब स्थान, आलय का मतलब स्थान यानी कि जगह जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है, विद्या ग्रहण करवाई जाती है बच्चों को, उस जगह को क्या कहते हैं अपन, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। कृषि भवन, तो कृषि कार्यों के लिए भवन, कृषि कार्यों के लिए भवन। अब आप ये कहो कि कृषि के लिए भवन, नहीं, वहां थोड़ा शब्द सही नहीं बैठेगा भाई, उस भवन में थोड़ी खेती करी जाती है। कृषि कार्य, भाई कृषि भवन है, वहां पर खेती संबंधी औजार मिलते होंगे, बीज मिलता होगा, किसानों की समस्याएं सुनी जाती है, तो हो गया कृषि भवन। तो कृषि कार्यों के लिए भवन, ठीक है। अब ये थोड़ा खतरनाक है, कारागार, कारा के लिए आगार। अब ये क्या है भाई, आगार का मतलब तो स्थान ही है, जगह ही है, लेकिन कारा क्या है, बया गरा चीटेगी बानी की कारखाद, कारखाद मतलब कार, कार का मतलब लाइन, रेखा। लक्ष्मण जी ने भी तो खींची थी ना, कारा खींची थी ना रेखा, फिर भी वो रावण वहां पर उस कार को, यानी कि उस कारा का मतलब यहां पर ध्यान कर रेखा, उसको पार कहां कर पाया था, तो कारागार। अब कारागार तो अपन जेल को कहते हैं, जेल को कहते हैं ना, तो उसका एक निश्चित सीमा है, उसके भीतर उनको बूझा जाता है, चोरों को, डाकों को, हाँ बूझा जाता है, नहीं बूझा जाता, तो वो कारा खचगी बस ही के बाहर ना कट था, कारा फिक्स है ना वो, तो कारा के लिए आगार होगा भाई, वो एक रेखा के लिए है वो जगह, उसके बाहर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। यहां देखो छात्रावास, सिंपल है, छात्रों के लिए आवास, छात्रों, भाई छात्राओं के लिए भी हो सकता है, छात्रों अथवा छात्राओं कर लो, छात्रों अथवा छात्राओं के लिए आवास।
जहां छात्र और छात्राएं रहते हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वो। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम, ये वृद्धाश्रम हो गया। परोपकार, पर के लिए उपकार। अब देखो पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, यानी कि दूसरों के लिए अगर आप उपकार करते हो तो आप क्या कहलाओगे, परोपकारी। तो परोपकार दूसरों के लिए या पर के लिए उपकार, तो पर के पास लिख लेना दूसरा या दूसरों। त्यागपत्र, त्याग के लिए पत्र, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं त्याग का पत्र, हाँ त्याग का पत्र नहीं होता, त्याग के लिए। आप मान लीजिए कोई पद को छोड़ना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, पत्र लिखोगे। तो त्याग के लिए हुआ ना पत्र, त्याग के लिए पत्र, त्याग को नहीं होगा। अब देखो मसालदानी, चूहेदानी और मच्छरदानी, ये भी कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको। दानी, दानी, दानी का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। अब यहां देखो मसाला रखने के लिए दानी हो जाएगा, मसालदानी का, तो मसाला रखने के लिए दानी, और दानी का अर्थ लिख लो कोष्ठ में एक आप बर्तन। तो जिसमें अपन मसाले रखते हैं, एक होता है ना पूरा जिसमें सारे मसाले रख लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मसाला दानी कहेंगे ना, मसालदानी कहेंगे। दूसरा है चूहे दानी। अब चूहा रखने के लिए दानी थोड़ी होगा, भाई कान का यहाँ पर ले आया, मैं चूहा पकड़ पकड़ रख जाऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा। चूहे पकड़ने के लिए दानी, चूहा दानी होती है ना जिसमें चूहे पकड़ने के लिए रखते हैं अपन, तो चूहा या चूहे, चूहा पकड़ने के लिए दानी, ठीक। मच्छरदानी, अब मच्छर रखने के लिए होगी क्या, कब मच्छर पकड़ने के लिए, मच्छर रोकने के लिए होगी। मच्छरदानी लाते ना अपन, वो मच्छर को रोकने का काम